तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। आज हम बात करने वाले हैं असम की एक बेहद ही रोचक लोक कथा के बारे में, बंदर और स्यार। शुरुआत तो बड़ी प्यारी दोस्ती से होती है, बिल्कुल आम दोस्ती की तरह, लेकिन आगे चलकर ये कहानी बदले और धोखे के एक ऐसे भयानक रास्ते पर निकलती है जो दिमाग घुमा दे। अब कहानी की शुरुआत में ही एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। सोचकर देखिए, क्या होता है जब किसी लोक कथा के दो सबसे चालाक, सबसे शातिर दुश्मन एक ऐसी मजबूरी में फंस जाएं जहां उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अचानक साथ आना पड़े। देखिए, जब दो चतुर दिमाग साथ आते हैं तो या तो कुछ कमाल होता है या फिर घमंड, धोखा और एक ऐसी खतरनाक दुश्मनी पैदा होती है जिसका अंजाम सोचे से भी परे होता है। इस कहानी को उसकी मूल सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए आइए परंपरागत नामों पर गौर करते हैं। असम में बंदर को कहा जाता है बांदोर और सियार या लोमड़ी को कहते हैं खयाल। इन मूल शब्दों का इस्तेमाल इस कहानी में ऐसी जान डालता है कि लगता है हम सीधे असम के किसी गांव में बैठकर ये सदियों पुरानी कथा सुन रहे हैं। आखिर किसी भी लोक कथा का असली मजा तो उसकी मूल भाषा और क्षेत्रीय पहचान में ही है ना। ये सिर्फ किरदार नहीं है, बल्कि एक लंबी कहानी सुनाने की परंपरा का अहम हिस्सा है। अब एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट देखिए। इस पुरानी लोक कथा के ढांचे में कुछ एकदम आधुनिक, आज के जमाने की चिंताओं को कितनी खूबसूरती से पिरोया गया है। जैसे बांदोर इस बात को लेकर टेंशन में है कि उसके नए पेड़ वाले घर के दाम क्या होंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हम इंटरनेट पर आवास के दाम देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक सियाल अपने बच्चों के बीच साल में स्कूल बदलने की परेशानी से जूझ रहा है। ये असामान्य मेल इस कथा को कितना रिलेटेबल और फन बनाता है। ये जंगल के जानवर कम और हमारी तरह परेशान शहरी नागरिक ज्यादा लगते हैं। खैर, बदलते मौसम और खाने की भारी कमी के चलते इन दोनों दोस्तों ने एक जबरदस्त शातिर योजना बनाई। उनका ये 4 कदम का पूरा हाइस्ट प्लान काफी कमाल का है। पहला कदम, झाड़ियों में शांति से छिप जाना। दूसरा, खाना ले जाते हुए किसी अनजान इंसान का इंतजार करना। तीसरा, जैसे ही वो आए एकदम सही वक्त पर दोनों का एक साथ जोर से चिल्लाना ताकि वो बुरी तरह डर जाए। और चौथा, गिरा हुआ खाना आराम से चुरा लेना। एकदम परफेक्ट टीम वर्क है ना। सब कुछ बिल्कुल उनके निर्धारित प्लान के हिसाब से ही होता है। पर धोखा कहाँ होता है वो अब समझ आएगा। दोनों को आखिर में क्या हिस्सा मिला, इस पर नजर डालते ही सारा विश्वासघात खुलकर सामने आ जाता है। बंदर ने अपनी मजबूरी का नहीं बल्कि स्यार की मजबूरी का फायदा उठाया। क्योंकि बंदर पेड़ पर चढ़ सकता था और स्यार नहीं, इसलिए बंदर सारी अच्छी चीजें अकेले ही छांट लेता है। केले का मीठा गूदा, गन्ने का रस और सारा का सारा मीठा दही, सब बंदर के पेट में। और बेचारे स्यार के हाथ क्या लगा? सिर्फ केले के छिलके, चबाया हुआ बेकार गन्ना और दही की खाली मिट्टी की हांडी। ये आपस में धोखेबाजी और स्वार्थ की सच में एक बहुत क्रूर तस्वीर है। इस बनावटी दोस्ती और झूठी खुशी का पर्दा तब बुरी तरह घिरता है जब एक पारिवारिक दावत के दौरान सच्चाई सामने आती है। जब ख्याल अपने चचेरे भाई से मिलने जाता है तो उसे पहली बार असली केले का मीठा स्वाद चखने को मिलता है। तब जाके उसे एहसास होता है कि जिस विश्वास के सहारे वो इतना खुश था, वो तो दरअसल एक कड़वा और बहुत बड़ा धोखा था। उस एक पल में ही पूरा नजरिया बदल जाता है और उस दोस्ती की जगह ले लेती है एक गहरी ठेस। और बस यहीं से कहानी एकदम सस्पेंस और नाटक की तरफ मुड़ती है। लोक कथाओं का एक अपना ही मजा और अपने ही नियम होते हैं। जैसा कि एक रोचक बात कही गई है, ये चीजें 3 बार ही होनी थी, क्योंकि ये एक लोक कथा थी। हम सब जानते हैं ना, ऐसी कथाओं में घटनाएं या परीक्षाएं अक्सर 3 के क्रम में ही होती हैं। तो अब लूटी हुई दोस्ती और भारी धोखा खाया हुआ सियार ठंडे दिमाग से अपने बदले की जबरदस्त योजना बनाता है। यहां से सच में एक पूरा नया रोमांच शुरू होता है। आइए देखते हैं कि ये बदला कैसे आगे बढ़ता है। कहानी का ये नाटकीय दौर 3 अलग अलग पर बिल्कुल जानलेवा जालों के जरिए सेट होता है। जरा इन 3 कदमों की प्लानिंग देखिए। पहला ट्रैप, ततैयों यानी वॉस्प के छत्ते को ड्रम बताना। दूसरा, जहरीले अरुम पौधे को गन्ना बताना। और तीसरा, एक बेकार पड़ा कुआं, जिसे बहुत ही मजेदार शब्दों में यहाँ वेल वाइड वेब कहा गया है। एक धोखे का बदला लेने के लिए क्रोध कितना व्यवस्थित, कितना कैलकुलेटेड हो सकता है, ये इन कदमों से साफ झलकता है। चलिए इस पहले बदले को थोड़ा करीब से समझते हैं। एलेक्स सियाल एक फर्जी सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहनता है और बंदर की उत्सुकता उसके लालच का पूरा फायदा उठाता है। वो काफी शातिर तरीके से दावा करता है कि वो खुद राजा के नए बजने वाले शाही ड्रम की रखवाली कर रहा है। अब बांदोर कहाँ मानने वाला था? उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है।
लेकिन जैसे ही वो सो कॉल्ड ड्रम को बजाने जाता है, अंदाजा लगाइए क्या होता है। वो दरअसल गुस्से में भरे ततैयों का एक छत्ता निकलता है। नतीजा, बेहद पीड़ा भरे डंग और एक ऐसा दर्दनाक अनुभव जो शायद ही कोई भूल पाए। पर यहाँ हैरानी की बात तो यह है कि बांदौर ने इस पहले घाव से, इस पहले धोखे से बिल्कुल कोई सबक नहीं सीखा। वो फिर से जियाल की चालाकी का शिकार हो जाता है। इस बार जियाल जहरीले आरम पौधों को एकदम नई और बेहद शाही मीठी गन्ने की किस्म बताकर पेश करता है, और बांदौर बिना सोचे समझे फिर से लालच में आकर उन्हें खा लेता है। इसका असर इतना भयानक होता है कि उसे तुरंत इमरजेंसी रूम भागना पड़ता है। मतलब किसी के ऊपर आपका अंधा विश्वास और लालच आपको कितना मूर्ख बना सकता है, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। आखिरकार कहानी अपने तीसरे, आखिरी और सबसे जानलेवा मोड़ पर आती है। शिखर पिछली 2 घटनाओं से एक बात बहुत अच्छे से समझ गया था कि जब बांदोर को इस पूरे चक्रव्यूह की समझ आएगी तो वो पलटवार जरूर करेगा। इसलिए वो एक आखिरी और अटल चाल चलता है। एक पुराने मकड़ी के जालों से ढके कुएं को वो राजकुमारी की खास कुर्सी बताता है, और जैसे ही बांदोर उस शाही कुर्सी पर बैठने की शान दिखाने की कोशिश करता है, वो पूरे कुएं में नीचे गिरकर डूब जाता है। एक शातिर और दुश्मनी भरा खेल यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक अंत तक पहुंच जाता है। और अब जो ये नंबर 0 यानी 0 है, ये एक ही झटके में आगे की पूरी मानसिक स्थिति को बयान कर देता है। पता है ये 0 क्या दिखाता है? ये दर्शाता है अपराध बोध या पछतावे की उस मात्रा को जो इस सब के बाद एक्सियाल को महसूस होती है, यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली 0। इस हत्या के बाद वो आराम से सीटी बजाते हुए अपने घर, अपने परिवार के पास वापस लौट जाता है। ये उसे एक मुकम्मल और भयानक साइकोपैथ साबित करता है। एक दोस्ती का अंजाम अचानक इतना डार्क, इतना क्रूर हो जाएगा, इसकी तो वाकई किसी ने कल्पना नहीं की होगी। एक दिलचस्प बात पर गौर कीजिए। जब इस असमीज कहानी की तुलना आम भारतीय लोक कथाओं से की जाती है तो एक बड़ा ही अनोखा अंतर्विरोध सामने आता है। भारतीय मॉरल कथाओं में चाहे पंचतंत्र हो या जातक कथाएं, बंदर को हमेशा बहुत ही चतुर और बुद्धिमान दिखाया जाता है, एक ऐसा किरदार जो किसी भी मुसीबत से आसानी से निकल आए। लेकिन यहाँ वही चतुर बंदर अचानक से असंभव रूप से भोला बन जाता है और लगातार मूर्ख बनता रहता है। ये पूरी अपेक्षाओं और कहानी की रूपरेखा को ही उलट देता है। तो अब इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बेहद गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य और सवाल पीछे छूट जाता है। आखिर एक करीबी दोस्त के धोखे ने इस परिपक्व और चतुर बंदर की सोचने समझने की क्षमता को इतना कमजोर क्यों कर दिया कि वो लगातार 3 बार उसी जाल में फंसा? क्या दोस्ती और विश्वास जब टूटते हैं तो इंसान या जानवर सच में इतने अंधे हो जाते हैं? दोस्ती, विश्वासघात और उसके बाद आने वाले मानसिक बदलाव पर यह कहानी हमें सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है।